What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 14 of our GNG 2.0 और हम लोग आ गए हैं मैक्रो के बिल्कुल लास्ट यूनिट पे। बच्चों ये लास्ट यूनिट ADAS में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 7 सबसे बड़ा है तो ये मैं 2 दिन में कराऊंगा और 8 और 9 आपके वन शॉट में ही हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली हम इसको निपटा दें, मतलब आज के बाद 3 दिन और फिर आपका सिर्फ इंडियन बचेगा और हमारा सारा काम समाप्त। तो डे 14, 15, 16 तक निपटा देंगे। अगले 5 दिन 21 डेज में 5 दिन है, उसमें आपका पूरा इंडियन में बहुत अच्छे से करा दूंगा। एकदम स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करते रहो मेरे साथ साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। अटेंडेंस लगा दो, चीजों को बेहतर बनाना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों मुझे पर्सनली ये यूनिट ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मजा आता है इसको पढ़ने में। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा ध्यान से करो तो बहुत प्रैक्टिकल है और मजा आता है। तो बहुत ध्यान से समझो, मुझे पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है इसको। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। सर बेटा क्लास 11th में हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, है ना। डिमांड क्या होता था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता था। माइक्रो में होता था। मैक्रो में क्या होता है? हम मैक्रो लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं। यहां पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यहां पे एक इंडिविजुअल नहीं है, यहां हम सब एज हाउस होल्ड हैं, सारी फर्म्स हैं, सारी सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीपल गवर्नमेंट, इवन बाहर से भी डिमांड आ रही है, फॉरेन सेक्टर से भी। तो जब हम सारे सेक्टर्स की डिमांड को जोड़ देते हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ देते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। क्या है एग्रीगेट डिमांड? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू। किसका टोटल वैल्यू? फाइनल गुड्स और सर्विसेज का। पढ़ते हो ना नेशनल इनकम में भी इंटरमीडिएट नहीं लेना, फाइनल लेना है भाई। इंटरमीडिएट तो अभी बन रहा है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए एक लेवल ऑफ इनकम पे, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। सिंपल समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको सारे सेक्टर जब खरीदने के लिए जाएंगे उसका सम कर दूंगा तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। इसके बाद क्या है? क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे बच्चों एग्रीगेट डिमांड के? तो बेटा 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देखो याद रखना 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर ये C क्या है? C है बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब कि जो हाउस होल्ड लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग एज अ कंज्यूमर चीजों को डिमांड करते हैं ना, तो जो हाउस होल्ड लोग डिमांड कर रहे हैं उसको C बोलते हैं, यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। जैसे आपने अपने घर के लिए कुछ चीजें डिमांड करी, राशन, पानी, खाना, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, वो सब C वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है। अगला होता है आई होता है बेटा जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है फर्म्स ने, तो ये फर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये फर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द फर्म्स। ठीक है। उसके बाद जी किसको रिप्रेजेंट करता है? सरकार की डिमांड। मैंने अभी आपको पीछे बोला ना, सबकी डिमांड जोड़नी है, हाउस होल्ड की, फर्म्स की, गवर्नमेंट की और फॉरेन सेक्टर की। तो सरकार की डिमांड, जो भी टोटल खर्चा सरकार करने वाली है कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। चौथा क्या होता है बच्चों? फॉरेन सेक्टर की डिमांड। देखो हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ? फॉरेन सेक्टर, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जो डिमांड हो रही है गुड्स की हमारी टेरिटरी में जो बन रहे हैं, और इंपोर्ट क्या है? जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं बाहर के गुड्स की। तो उनका डिफरेंस हम इसमें ले लेंगे बच्चों यहां पे। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड में याद रखना 4 चीजें। क्या क्या? हाउस होल्ड की डिमांड, फर्म्स की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड, फॉरेन सेक्टर की डिमांड। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डन सर, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास AD इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर व्हाट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी? बच्चों अभी हम नेशनल इनकम भी जब पढ़ के आए थे तो हमने ये पढ़ा था पीछे कि हम लोग बस 2 ही सेक्टर को कंसिडर करते हैं। ऑल्दो सेक्टर 4 होते हैं
लेकिन हमारे सिलेबस में बस 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है। तो अगर एग्जाम में आता है कि कंपोनेंट्स बताओ एडी के, तो चारों लिख के आना, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और अगर एग्जाम में आता है कि आगे के कुछ क्वेश्चंस, तो वहां पे बस 2 सेक्टर ही लेके चलना है, यानी एडी इज इक्वल टू C प्लस आई। बस गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फिलहाल भूल जाना, ठीक है। अब देखो बच्चों, समझने के लिए ना, एडी को समझने के लिए 2 चीजों को समझना पड़ेगा। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है बच्चों हमारी इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट। जब ये हो जाएगा तो एडी बन जाएगा C प्लस आई, ठीक है, ओके। अब इनकम लेते हैं बच्चों जीरो से, कि पहले एक इनकम जीरो है इकोनॉमी में, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, फिर 600 है। ये बच्चों हमने इनकम ले ली। 3 चैप्टर है इस यूनिट में, तीनों में मैं सेम टेबल यूज करूंगा, तो इसको एक ही बार में बनाना सीख लो आप लोग, ठीक है। ये मैंने क्या ले ली? इनकम। उसके बाद बच्चों अब कंजम्पशन सीखना है। अब कंजम्पशन में बेटा जी ध्यान से एक बात समझना, अगर आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है, इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं? कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि देश में वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें हुई, मतलब वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं हुआ, मतलब पहले पुराने समय में वॉर्स हुए, अलग अलग तरीके के वॉर्स होते थे, कर्फ्यू वर्फ्यू लगता था, तो लोगों की इनकम जीरो हो जाती थी। तो क्या लोग खर्चा नहीं करते थे? सर खर्चा तो तब भी होगा, जीना है तो कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। कहां से करते थे? पुरानी सेविंग से करते थे, है ना। तो कंजम्पशन तो जीरो पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो मैं यहां पे ले रहा हूं कि जीरो पे भी 40 का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ये जो जीरो लेवल पे कंजम्पशन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब जीवन में ध्यान रखना, जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे, और इसको ऐसे C बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों मेरी इनकम बढ़ रही है, 0 से 100, 100 से 200, ये धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है, हर बार देखो 100 से बढ़ रही है, तो इंसान 20 रुपए की सेविंग भी करेगा यार, सारा तो खर्च नहीं करेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 100 से इनकम बढ़ रही है तो खर्चा 80 से बढ़ा देते हैं, है ना, कि भाई इंसान सेव भी तो करेगा, तो हर बार 80 से खर्चा बढ़ा देंगे। ऑल्दो जरूरी नहीं है हर बार 80 से ही बढ़े, हो सकता है कभी 70 का खर्चा हो, कभी 50 का हो, कभी 90 का हो, कभी 100 का भी हो जाए, लेकिन हमें तो एक बार कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 80-80 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 40 में 80 का खर्चा बढ़ाऊं तो 120, फिर खर्चा बढ़ाऊं 80 से तो 200, फिर 280, फिर 360, फिर 440, फिर 520। देखो बच्चों, इनकम क्योंकि 100 से बढ़ी, खर्चा मैंने 80 से बढ़ा दिया, ठीक है। अब इकोनॉमी में फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, है ना, फर्म्स ने क्या करा होगा? इन्वेस्टमेंट भी करी होगी। अब इन्वेस्टमेंट बच्चों किसी ने ज्यादा करी होगी, किसी ने कम करी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मैं मान रहा हूं 20-20 की, कि बस यही इन्वेस्टमेंट है, 2020 की इन्वेस्टमेंट है पूरे देश में जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये मेरा हाउस होल्ड्स का डिमांड हो गया, ये मेरी फर्म्स की डिमांड हो गई, दोनों को जोड़ दूं तो एडी बन जाएगा, राइट। जोड़ दो फटाफट से, 40 + 20 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540। ये बच्चों एडी आ गया, देखो आ गया, बात समझ में आई। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गया बेटा जी। तो एडी कैसे बना? जिसमें हमने 2 एलिमेंट्स को जोड़ा, सी को और आई को। अब इसमें ना बाबू कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। वो क्या पॉइंटर्स हैं कि इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशन है। तो देखो इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो इनकम और कंजम्पशन का कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशन। और जब भी डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन होती है तो कर्व कैसा बनेगा? हमेशा अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड बनेगा, है ना। फिर सवाल आता है इनकम के साथ एडी का कैसा रिलेशन है। तो देखो इनकम बढ़ रही है तो एडी भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो अगर डिमांड भी बढ़ रही है तो यहां भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया, या फिर यहां भी पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो कर्व यहां भी कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ बनेगा। अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इन्वेस्टमेंट को बच्चों हमने कांस्टेंट ही रखा है, उसको तो हमने चेंज ही नहीं करा। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
उसके बाद बच्चों एक सवाल बनता है कि क्या कंजम्पशन कर्व कभी जीरो से शुरू हो सकता है? तो हम बोलेंगे नेवर, कभी भी जीरो से शुरू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगी। जीरो से शुरू होने के लिए तो इसको जीरो करना पड़ेगा। कंजम्पशन जीरो कर दी तो हम सब मर जाएंगे, ये तो होने नहीं वाला। तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा, तो ऊपर से शुरू होगा हमेशा। इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्या एडी का भी जीरो से शुरू हो सकता है? नेवर, क्योंकि इसके अंदर भी तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा रहने वाला है। सही हो गया ना बच्चों? तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स आते हैं, उसको पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आ जाओ एक बार कर्व बनाना सीख लेते हैं। देखो बच्चों, कर्व बनाना शुरू करते हैं। यहां पे ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये इनकम है। इन्वेस्टमेंट इधर बना रहा हूं, ठीक है। इसको 80-80 ले लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 48 के बाद कितना आ जाएगा? 56, मतलब जो भी आएगा तुम लोग इस तरीके से ले लेना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ले लो। 0 पे भी 20 थी, 100 पे भी 20 थी, 200 पे भी 20 थी, 300 पे भी 20 थी। ये तो हमने बच्चों कांस्टेंट ले लिया था ना, बिल्कुल। देखो कांस्टेंट लेते हैं तो कैसा बनता है? ऐसा स्ट्रेट लाइन। मैंने बताया ना स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इनकम कुछ भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता, ये यहीं रहने वाला है, ठीक है। कंजम्पशन 0 पे 40, फिर कितना? फिर 100 पे ऊपर की तरफ चले तो 120, फिर उसके बाद 200 पे 200, ऐसे ही ऊपर की तरफ चलता रहेगा। आप बिल्कुल प्लॉट करना अच्छे से, ठीक है। मैं तो वैसे आइडिया से पॉइंटर्स लगा रहा हूं। तो कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर जाता हुआ, राइट, हमेशा अपवर्ड। अभी मैंने ऊपर दिखाया था ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जब भी डायरेक्ट होगी तो ऊपर चलेगा। एडी क्या है? इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, तो वो यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और इसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा। सर इसके बिल्कुल पैरेलल क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा एडी और सी के बीच में, एडी और सी के बीच में आई है और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है। स्केल से खींचना तुम लोग ये लाइन, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। देखो इधर सी लिया, आई लिया और इधर इनकम लिया, तो ऐसे कर्व्स बन जाते हैं। बन गया, ठीक है। देखो यही टेबल है, देखो ये टेबल पूरे चैप्टर में यूज करूंगा मैं, यही टेबल है और यही हमारे पास देखो कर्व है बच्चों। इन्वेस्टमेंट को भी, ऑटोनॉमस का मतलब कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये कंजम्पशन, ये एडी, ठीक है। चलो सर हो जाए यार, छोटा क्या हो गया। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एडी के बारे में क्या है, देखो ये मैंने आपको सारे बता दिए। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव कंजम्पशन रहता है, चाहे इनकम जीरो भी क्यों ना हो, ठीक है। कंजम्पशन कब ऊपर की तरफ जाएगा? क्यों ऊपर की तरफ जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन की वजह से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमने उसको इंडिपेंडेंट माना है, कांस्टेंट माना है। एडी कर्व भी ऊपर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद एडी कर्व भी पॉजिटिव स्लोपिंग है, यानी ऊपर की तरफ जाता है। एडी अपवर्ड क्यों है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से। डन सर, क्लियर है, परफेक्ट। ये सब ऑलरेडी मैंने आपको भी पीछे पॉइंटर्स लिखवा दिए थे, राइट। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एएस। अब क्या आ रहा है हमारे पास? एएस। एएस को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो क्या है। देखो बच्चों, आप चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो पढ़ के आए थे। सर्कुलर फ्लो में आप क्या पढ़ते थे कि बेसिकली हाउस होल्ड और फर्म्स दो कंपोनेंट्स ही हैं। ये सबसे पहले अपनी सर्विसेज देंगे, सर्विसेज के बदले में ये इनको पेमेंट देंगे, इस पेमेंट से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे और फिर इनको क्या मिलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। एक बात बताओ बच्चों, क्या इनका जितना खर्चा होता था इनकी इतनी ही इनकम होती थी या नहीं होती थी? होती थी या नहीं होती थी? इसका मतलब जितना एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का होता था उतनी ही इनकम किसकी होती थी? फर्म्स की होती थी। होती थी। अब हाउस होल्ड के अगर खर्चों को जोड़ दे तो हम इसको क्या बोल देते थे? डिमांड, कि सर ये तो डिमांड है, अगर हम हाउस होल्ड के खर्चों को जोड़ दें। वहीं पे मैं अगर आपको बोलूं बच्चों की फर्म्स की इनकम को जोड़ दो तो क्या वो सप्लाई बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? भाई फर्म को जितनी इनकम हुई
उतना ही तो सप्लाई करेंगी वो, है ना। और हाउस होल्ड ने जितना खर्चा करा उतना डिमांड आएगा। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। और ऐसे ही हम बोलते हैं एएस और पूरे नेशन की इनकम, एएस और नेशनल इनकम भी एक ही बात है। एएस और नेशनल इनकम भी एक ही बात है बच्चों, समझे। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान इनकम का क्या करता है? इंसान इनकम का क्या करता है? आप जो पैसे कमाओगे उसका क्या करोगे भाई? इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड, या तो कंज्यूम कर लोगे या सेव कर लोगे। इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एएस के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? कंजम्पशन या सेविंग, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम के भी बराबर बोल देते हैं। तो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसका टेबल देखो बच्चों जरा, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और एएस कैसे निकलेगा? सी प्लस एस। ठीक है, एक बार फिर से वही इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, देखो वही हो गया। मैंने बोला ना पूरे चैप्टर में यही टेबल यूज करूंगा, तीनों चैप्टर में यही टेबल यूज करूंगा, तो अच्छे से सीख लो। कंजम्पशन 0 पे कितना, कुछ ना कुछ तो लेना है, वही 40, फिर 80 से बढ़ा दो, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ठीक है बेटा, अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मेरी 600 रुपए की इनकम है और 520 का खर्चा है तो सेव कितना करता हूं? सर 80 रुपए। सेविंग कैसे निकाल रहा हूं मैं? इनकम माइनस कंजम्पशन। 500 का खर्चा, 440 की सेविंग, सॉरी 440 का कंजम्पशन, 60 की सेविंग। 400 में से 360 खर्च करा, 40। 300 में से 280 खर्च करा, 20। 200 में से 200 खर्च करा, 0। 100 में से 120 खर्च करा, -20, -40। देखो ये हमारे पास सेविंग्स आ गई। ठीक है बच्चों, अब C प्लस एस कर दो तो AS आ जाएगा। 40 - 40 0, 120 - 20 100, 200 - 0 200, 280 + 20, 280 + 20 कितना होगा? 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। देखो AS कैसे निकाला? C प्लस एस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों जी, क्या इनकम बराबर एएस आ गया या नहीं आ गया? देखो मुझे तो पहले से पता था, मैंने तो आपको पहले बताया कि एएस और नेशनल इनकम एक ही होते हैं। मैंने तो आपको ऊपर भी बताया कि जितना एएस उतना इनकम, जितना सप्लाई उतना इनकम। बात समझे? तो कितना सिंपल हो गया बच्चों, जितना मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई उतना इनकम होने वाला है ना। अब अगर मैं इसको प्लॉट करने के लिए जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तुम सोचो, हम ऐसे कर्व बनाते हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया कितना होता है? क्या ये टोटल 90 डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है ना। अब इधर मैं इनकम लूंगा, इधर मैं एएस लूंगा, तो बेसिकली 100, 200, 300, 400, 500, 600 और एएस कितना? 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम और एएस तो एक ही बात नहीं है? ये 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500, 600 पे 600, क्या दोनों बराबर नहीं है? तो अगर मुझे 90 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या ये बिल्कुल सेंटर से ऐसे एक कर्व बनेगा एएस का? इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर। तो अगर एग्जाम में कभी भी एएस के बारे में बोले तो बता देना कि एएस क्या होता है? 45 डिग्री का कर्व होता है। सर 45 डिग्री का ही क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों साइड सेम है ना, इनकम और एएस तो एक ही है। अगर टोटल 90 है, दोनों तरफ सेम करना है तो 45 45 तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना। तो एग्जाम में कभी भी एएस का कर्व बनाना हो तो हमेशा बहुत सिंपल है, यहां से बिल्कुल बीच में से सीधी लाइन खींचो, यहां लिख दो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, यहां लिख दो 45 डिग्री, खत्म। फ्री हैंड। क्या सर फ्री हैंड बना सकते हैं? बिल्कुल फ्री हैंड बना सकते हो बच्चों, फ्री हैंड ही बना देना। क्लियर हुआ क्या? चलो भाई
समझ में आया? देखो क्या मस्त कॉन्सेप्ट है यार, दिल खुश हो जाता है इसको पढ़ा के। देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? AS रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मेजॉरिटी कंज्यूम हो जाता है, बाकी सेव हो जाता है। इट मींस इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो AS इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। लो बच्चों स्क्रीनशॉट डन। अब इसका टेबल, इसका कर्व, ये सब मैं तुम्हें करा चुका हूं, तो तुमको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सब कर चुके हो ये बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गया, इनकम को एक्स एक्सिस पे लिया, AS को Y एक्सिस पे लिया, 45 डिग्री लाइन बन गई, पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से लिख लेना। डन। अब हमारे पास आएगा बच्चों कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसको मैं शुरू इस क्लास में करूंगा, बस खत्म अगली क्लास में करूंगा। अब बच्चों मैं आपको फंक्शन शब्द से चीजें शुरू कराने वाला हूं। फंक्शन का क्या मतलब है बाबू? फंक्शन का मतलब होता है इस चैप्टर में रिलेशनशिप। फंक्शन का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप। सर ये रिलेशनशिप क्या है? तो बच्चों ये रिलेशनशिप है रिश्ता किसके साथ? इनकम के साथ। आपको रिलेशनशिप दिखाना है यहां पे इनकम के साथ। तो यहां पे दो टॉपिक बनेंगे, एक बनेगा कंजम्पशन फंक्शन, एक क्या बनेगा? कंजम्पशन फंक्शन, और एक टॉपिक बनेगा बच्चों सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को क्या बोलूंगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेविंग फंक्शन को क्या बोलूंगा? प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एक तो हो गया कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, एक हो गया सेविंग फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं बच्चों। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में मेनली बच्चे हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये अब बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप। किसके साथ दिखानी है? इनकम के साथ। किसकी रिलेशनशिप? कंजम्पशन का। तो हम यहां पे दिखाने वाले हैं कि कितनी आपकी एबिलिटी टू कंज्यूम है। हम बेसिकली दो चीजों को पढ़ने वाले हैं कि आप इनकम में से कितना कंज्यूम करते हो। सेविंग फंक्शन में क्या होगा? आप इनकम में से कितना सेव करते हो। प्रोपेंसिटी का मतलब एबिलिटी टू सेव। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन बोलेगा तो आप कितना इनकम में से कंज्यूम करते हो, सेविंग फंक्शन बोलेगा तो आप कितना अपनी इनकम में से सेव करते हो। तो देखो फिर से वही टेबल लेंगे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, फिर कंजम्पशन ले लो वही 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। तो देखो बच्चों क्या मैंने इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिश्ता दिखाया यहाँ पे, है ना, कि मेरी इनकम इतनी तो मेरा कंजम्पशन इतना। जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जहां पे इनकम और कंजम्पशन बच्चों बराबर होते हैं, जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है? देखो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या होता है? इनकम ज्यादा होता है और कंजम्पशन कम होता है। तो अगर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, इसको बोलते हैं सेविंग्स। क्योंकि कमाई ज्यादा हो रही है ना, 300 में से 280 खर्च कर रहा हूं तो सेविंग करूंगा बाबू। और ऊपर क्या होती है? ये डिस सेविंग्स, ये होती है डिस सेविंग्स। तो कंजम्पशन फंक्शन में बेसिकली 3 सिचुएशन दिखानी है कि इनकम से कितना कंज्यूम कर रहा हूं। अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं डिस सेविंग, कम कंज्यूम कर रहा हूं सेविंग, बिल्कुल बराबर कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गया बच्चों। अगर हम सेविंग फंक्शन में चले तो इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, 500,
600। कंजम्पशन फिर वही सेम ले लो, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। देखो ये ले ली बच्चों। अब आप सेविंग निकाल सकते हो क्या? -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। जहां पे सेविंग 0 होगी बच्चों, जहां पे सेविंग 0 होगी, इसको भी हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे सेविंग 0 है, इसको क्या बोलना है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जहां पे इनकम जो है वो बेसिकली सेविंग से कम है या ज्यादा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, मुझे कोल्ड भी हो गया यार। नेगेटिव में जा रही है बेटा, है ना? इसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स और डिससेविंग्स, और नीचे पॉजिटिव सेविंग्स और सेविंग्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नेगेटिव सेविंग होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे सेविंग्स हो जाती है। परफेक्ट है बेटा। लो जी, तो अगर मुझे कंजम्पशन फंक्शन दिखाना है तो इनकम का कंजम्पशन के साथ रिलेशनशिप, सेविंग फंक्शन दिखाना है तो इनकम का सेविंग के साथ रिलेशनशिप। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नेगेटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे पॉजिटिव सेविंग्स। परफेक्ट, सॉर्टेड। बस बेटा जी आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसको और आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा और चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, अभी तुम लोग आज क्या पढ़ो? एडी पढ़ो, एडी के कंपोनेंट्स याद करो, एएस पढ़ो, एएस के कंपोनेंट्स याद करो, कंजम्पशन फंक्शन याद करो, सेविंग फंक्शन याद करो, दोनों कर्व्स एडीएस के बनाओ, प्रैक्टिस करो और इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, कल वाली क्लास में और मजा आएगा, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको बहुत मजा आएगा और आया होगा इनफैक्ट, और बढ़िया तरीके से चीजें बेहतर बनाएंगे। ठीक है, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।